आइए जानते हैं भारत का हजारों साल पुराना इतिहास। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो न सिर्फ मानव सभ्यता की शुरुआत से बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता, अशोक के शिलालेख, संगम साहित्य आदि से जुड़ा हुआ है। भारत के इतिहास को घटनाक्रम और कालक्रम के अनुसार पाषाण युग, वैदिक काल, मध्ययुगीन भारत और प्रारंभिक आधुनिक भारत में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। पाषाण युग की शुरुआत 25 से 20 लाख साल पहले मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस युग में ही सबसे पहले मानव जाति की उपस्थिति का पता चला था। पाषाण युग में मानव जीवन के पत्थरों पर आश्रित होने के प्रमाण भी मिले थे। उस दौरान पत्थरों की मदद से ही मानव द्वारा तमाम तरीके के हथियारों की खोजें गई थी। पाषाण काल को भी 3 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जो कि मानव जीवन की शुरुआत, हाथ से बने हथियारों का उपयोग। दूसरा मध्य पाषाण काल, अग्नि का आविष्कार। तीसरा नव पाषाण काल, जो कि खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार और मिट्टी बनाने के बर्तन आदि से जुड़ा हुआ है। दूसरा युग कांस्य युग, करीब 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीपों में कांस्य युग की शुरुआत मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसके अलावा कांस्य युग में मनुष्य तांबे और उसकी रांगे के साथ मिश्रित धातु कांस्य का इस्तेमाल करते थे। कांस्य युग में मनुष्य ने न सिर्फ धातु विज्ञान एवं हस्तशिल्प में कई नई तकनीक विकसित की, बल्कि इस युग में ही तांबा, पीतल, सीसा और टीन आदि का उत्पादन किया गया। कांस्य युग में ही दुनिया भर में पौराणिक सभ्यताओं का भी विकास हुआ एवं लोगों ने इस युग में ही शहरी सभ्यताओं में रहने की शुरुआत कर दी थी। कांस्य युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस युग के दौरान सभी पौराणिक सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान हो गया था, जो कि इतिहास की उस समय से जुड़ी जानकारी को जुटाने में मदद करती है। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि कांस्य युग में सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ मिस्र की प्राचीन सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सुमेरियन एवं भारत की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की भी खोज की गई थी। तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन एवं दुनिया भर की नदी घाटी सभ्यताओं में एक है। उसकी शुरुआत करीब 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह एक विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा शहर उस युग की सबसे बेहतरीन और उत्कृष्ट कलाकृतियों का एक शानदार नमूना था। इसके चलते हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम जाना जाता है। भारत की इस सबसे प्राचीन सभ्यता का विकास सिंधु नदी और घग्गर हकड़ा, प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके नदी के किनारे हुआ था। वही भारतीय पुरातत्विक विभाग द्वारा सिंधु घाटी की खुदाई में यह पता लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा और हड़प्पा इस सभ्यता के मुख्य केंद्र थे। आपको बता दें कि इस प्राचीन सभ्यता में व्यापारिक शहर के तौर पर इन शहरों को बसाया गया था। इस सभ्यता में नगरों का समुचित विकास होने के कारण इसे नगरीकरण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर बाद में इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। इस तरह यह एक समृद्ध एवं संपन्न सभ्यता थी, जिसमें लोग योजनाबद्ध तरीकों से कस्बों में करते थे, जिनके घर पक्की ईंटों के बने थे। इतिहासकारों के मुताबिक कांस्य युग की इस अत्यधिक विकसित सभ्यता में लोगों का अनाज, गेहूं आदि की पैदावार करने की कला भी ज्ञात थी। इसके अलावा उस दौरान लोग सब्जियों, फल, मांस, अंडे और सुअर आदि का भी सेवन करते थे एवं उन्हीं और सूती वस्त्र पहनते थे। वही बाद में कुछ विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी आदि के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। कांस्य युग की इस प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के करीब अभी तक 1400 केंद्र खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 925 केंद्र भारत में ही पाए गए हैं। ये जानते हैं प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बारे में, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक संस्कृति काल और आर्यों का काल माना जाता है। उसे ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक एवं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक में भी विभाजित किया गया है। ऋग वैदिक काल की जानकारी महान धर्मग्रंथ ऋग्वेद से मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग एवं आरण्यक जैसे महान धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। वैदिक काल की शुरुआत में करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ आर्यों का निवास था। उस दौरान वे युद्ध के लिए रथ, घोड़े आदि का इस्तेमाल करते थे। अग्नि पूजा, बलि देना, मृतकों का दाह संस्कार करने समेत कई मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए थे। इसके साथ ही इस काल में शिल्प, पशुपालन एवं कृषि आदि मुख्य व्यवसाय थे। इसके साथ ही वैदिक काल में बोलचाल के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। वही इसका प्रमाण कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और वेदों में से
भी मिलता है। वैदिक काल के दौरान ही हिंदू धर्म और अन्य सांस्कृतिक आयामों की नींव रखी गई। इस दौरान आर्यों ने विशेष तौर पर पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। आइए जानते हैं दूसरा नगरीकरण महाजनपद युग 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। कांस्य युग की सबसे विकसित एवं भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इस काल में जमकर शहरीकरण हुआ। यह काल राज्यों के निर्माण का काल माना जाता था। इस काल में कोसला, अंग, चेडी समेत 1600 महाजनपदों की स्थापना हुई। 10 गणराज्य अस्तित्व में आए और मगध साम्राज्य 640 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक का उदय हुआ। इसके साथ ही इस दौरान राजतंत्र और गणतंत्र दो तरह की राजनैतिक व्यवस्था मुख्य रूप से उभरी। इस काल में उत्तर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और महान राजा अशोक ने इस साम्राज्य का काफी विस्तार किया। इस काल में गुप्त वंश के शासन के दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, धर्म, दर्शन, प्रौद्योगिकी आदि का भी विकास हुआ। भारत का स्वर्णिम काल कहलाया। इस काल के दौरान ही जाति व्यवस्था काफी सख्त हुई एवं भारत में गौतम बुद्ध और महावीर जैन का आगमन हुआ। मगध साम्राज्य करीब 640 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक भारत में मगध साम्राज्य का शासन चला। इस दौरान ही हिंदू धर्म के दो प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत और रामायण की भी रचना की गई। मगध साम्राज्य पर 544 ईसा पूर्व से करीब 322 ईसा पूर्व तक का हर्यंका राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंदा राजवंश ने शासन किया। हर्यंका राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यंका राजवंश के शासन काल के दौरान मगध के शासक बिंबिसार, उसके पुत्र अजातशत्रु और उदयन राजा ने शासन किया। शिशुनाग राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शिशुनाग के शासनकाल के समय अवंती राज्य में विजय प्राप्ति कर ली गई। नंदा राजवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। नंदा राजवंश के संस्थापक महापद्य का पहले साम्राज्य निर्माता के तौर पर जाना गया था। वही नंदा राजवंश के दौरान ही मकदूनिया और ग्रीक के शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। वही इसके बाद नंदा राजवंश के अंतिम शासक राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और फिर मगध के नए शासन की शुरुआत की गई, जिसे मौर्य राजवंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि मगध साम्राज्य, हर्यंका राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंदा राजवंश, इसके बाद मौर्य काल का साम्राज्य स्थापित हुआ। मौर्य काल जो 322 से 182 ईसा पूर्व तक था। भारत में मौर्य साम्राज्य का शासनकाल करीब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। यह साम्राज्य काफी बड़ा एवं राजनैतिक एवं सैन्य मामलों में भी काफी मजबूत, संगठित एवं ताकतवर साम्राज्य था। मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चाणक्य की कूटनीति को अपनाकर पहले भारत गंगा के मैदानों में अपना साम्राज्य फैलाया। फिर उसने पश्चिमी उत्तर पर अपना कब्जा जमाया एवं फिर पंजाब के पूरे प्रांत को जीत लिया। इसके बाद सिकंदर ने एक अधिकारी ने उसके राज्य में हमला कर दिया। इसके बाद लंबे युद्ध के बाद दोनों के बीच संधि समझौता हुआ, जिसमें कंधार, बाल्चिस्तान, काबुल राज्यों को मौर्य साम्राज्य के अधीन किए गए। इसके कुछ समय बाद सिंधु के प्रांत पर ही मौर्य साम्राज्य ने अपना अधिकार जमा लिया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने नर्मदा नदी के उत्तर प्रांत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बाद में महान अशोक चक्रने या महान सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला, जिसने इस साम्राज्य का जमकर विकास किया। इसके शासनकाल में दक्षिण को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीपों के करीब सभी राज्यों पर नियंत्रण पाया गया। वही बाद में कलिंग युद्ध के बाद अशोक महान ने बौद्ध धर्म अपना लिया। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की पुष्यमित्रा शुंग के द्वारा हत्या कर दी गई और फिर भारत में शुंग राजवंश की स्थापना हो गई। शुंग राजवंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग राजवंश ने 187 ईसा पूर्व से करीब 75 ईसा पूर्व तक भारत में करीब 112 साल तक शासन किया। शुंग राजवंश के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में मध्य गंगा की घाटी एवं चंबल नदी तक के प्रदेश शामिल थे, जबकि विदिशा, अयोध्या एवं पाटलिपुत्र मुख्य नगर थे। भारत में आक्रमण 185 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक। इस काल में भारत में शक, कुषाण, पार्थियन, बैक्ट्रियन आदि ने हमला किया। वही इस दौरान न सिर्फ व्यापार के लिए मध्य एशिया का मार्ग खुला, बल्कि सोने के सिक्कों का चलन और शाका युग की शुरुआत हुई। डेक्कन और दक्षिण 65 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक। इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप
द्वीप के दक्षिण भाग पर चोल, पांड्या, चेर आदि राजवंशों का शासन रहा और इसी समय महाराष्ट्र में स्थित दुनिया भर में अपना अनूठी कलाकृति और शिल्पकारी के लिए मशहूर अजंता और एलोरा की भव्य गुफाओं का भी निर्माण किया गया। इसके साथ ही इस दौरान भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक भारत में गुप्त साम्राज्य का काल काफी समृद्ध एवं उन्नत काल था। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस दौरान उत्तरी भारत में शास्त्रीय युग की शुरुआत हुई थी। समुद्रगुप्त ने इस दौरान साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। इसके साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के खिलाफ युद्ध किया। गुप्त साम्राज्य पाटलिपुत्र से प्रयाग, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। इस युग की कालिदास ने अपनी महान रचना शाकुंतलम में वर्णन की है। इसके साथ ही इस काल में गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य, धर्म, दर्शन और कला प्रौद्योगिकी का जमकर विकास हुआ। भारत में छोटे राज्यों का निर्माण काल 500 ईस्वी से 606 ईसा पूर्व तक। 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के बिखराव के बाद भारत में हुन, मोखरी, मैत्रक, पुष्पभूति एवं गौड़ राजवंश की शक्तियां फैल गई। वही इन छोटे छोटे राज्यवंश के आपस में युद्ध करने से भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया गया। हर्षवर्धन 606 से 647 ईसा पूर्व तक। 7वीं सदी की शुरुआत में राजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में तो अपना साम्राज्य का विस्तार किया, इसके साथ ही चीन के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। इसके शासनकाल के दौरान ही भारत में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग ने भारत की यात्रा की थी। वही बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के मुख्य कवि थे, जिन्होंने राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की भी रचना की थी। बाद में हुनों के आक्रमण से हर्षवर्धन के राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। आइए जानते हैं दक्षिण राजवंश 500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक। इस काल में भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित रायचूर दोआब पर चालुक्यों ने शासन किया था। इसी काल के दौरान पल्लवों ने सातवाहनों के पतन के बाद दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य पल्लव साम्राज्य की स्थापना की थी। यही नहीं, इसी काल में भारत में पांड्या साम्राज्य भी खूब फूला एवं कई पर्शियन भी भारत दौरे पर आए थे। चोल साम्राज्य 9वीं सदी से 13वीं सदी तक, इनके बारे में आप जानते हैं। चोल साम्राज्य संगम साहित्य से मिली जानकारी के मुताबिक इस काल के दौरान चोल साम्राज्य का विस्तार आधुनिक तिरुचि जिले से आंध्र प्रदेश तक हुआ था। इस दौरान चोलों द्वारा समुद्र नीति भी अपनाई गई थी। आइए जानते हैं उत्तरी साम्राज्य 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। इस दौरान उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत में कई ताकतवर और शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था। इस दौरान में न सिर्फ राष्ट्रकूट शासकों को बोलबाला रहा, बल्कि प्रतिहार साम्राज्य ने एवंती एवं पलस राजवंश के शासकों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इसी दौरान राजपूत राजवंश की भी स्थापना हो गई थी। इस काल में भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर, पुरी के मंदिर समेत कांचीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इसी दौरान तुर्कों ने भी भारत में अपना धावा बोला था। आइए जानते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ था। इस दौरान करीब 712 ईसा पूर्व के आसपास मुस्लिम शासक मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में मुस्लिमों ने ब्राह्मण राजा ताहिर को पराजित कर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और फिर कई सदियों तक भारत में मुस्लिम राजाओं ने राज्य किया। मध्यकालीन भारत में भारतीय समाज में भी कई बदलाव हुए एवं कृषि का काफी विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी से 1262 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा। इस लंबे समय के दौरान भारत में मुस्लिम राजाओं का शासन रहा। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई। गुलाम वंश ने 1290 ईस्वी तक भारत में राज किया। इस अवधि में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन आदि ने शासन किया। खिलजी राजवंश गुलाम वंश के शासकों के बाद दिल्ली सल्तनत पर 1290 ईसा पूर्व से करीब 1320 ईसा पूर्व तक खिलजी वंश का शासन रहा। तुगलक राजवंश 1320 ईस्वी से करीब 1414 ईस्वी तक भारत में तुगलक वंश ने राज किया। इस दौरान गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। यह काल मुख्य रूप से स्थापत्य एवं वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। मुगल काल 1526 ईस्वी से 1858 तक। मुगल सम्राट बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके बाद लंबे अरसे तक मुगल साम्राज्य ने भारत पर शासन किया था। 16वीं सदी तक
यानी कि 16वीं सदी तक मुगल वंश के शासकों ने अपने राजनीतिक कौशल और योग्यता के चलते भारतीय उपमहाद्वीपों के ज्यादातर हिस्सों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद 17वीं सदी के अंत तक इस वंश का धीमे धीमे पतन होने लगा। इसके बाद आजादी की पहली लड़ाई के दौरान मुगल साम्राज्य का पूरी तरह खात्मा हो गया था। मुगल साम्राज्य के मुख्य शासक बाबर 1526 ईस्वी से 1530 तक, हुमायूं 1530 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर 1526 से 1605 ईस्वी तक, जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, शाहजहां 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक, औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, बहादुर शाह जफर 1837 ईस्वी से लेकर 1858 तक। आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। अब उपनिवेशिक काल। भारत में 16वीं सदी के आसपास फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड समेत तमाम यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में अपने व्यावहारिक केंद्र स्थापित कर लिए गए थे। मराठा साम्राज्य। 17वीं सदी में भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य हिंदू, मुसलमान एवं सैन्य व्यवस्था का मिश्रित रूप था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिया और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज यानी कि अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई थी। इस कंपनी ने भारत में कई सालों तक शासन किया। 1857 में भारत में आजादी की पहली लड़ाई के बाद इस कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। यह काल भारतीयों के लिए बेहद संघर्षपूर्ण काल था, क्योंकि इस दौरान निर्मम ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी दमनकारी नीतियों के तहत भारतीयों पर जमकर अत्याचार किया। इस कंपनी के शासनकाल के दौरान भारत पर कई गवर्नर जनरलों ने अपना शासन चलाया। आजादी का पहला भारत स्वतंत्र संग्राम। जानते हैं इसके बारे में। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, वीर कुंवर सिंह ने जमकर संघर्ष किया। उस दौरान ही राजा राम मोहन राय जैसे महान समाज सुधारकों ने देश में फैली सती प्रथा, जाति प्रथा जैसी कई अमानवीय कृतियों को देश से दूर करने में सफलता हासिल की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी, इनके बारे में जानते हैं। इसके बाद 20वीं सदी में महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट समेत कई महान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। आइए जानते हैं आजादी और विभाजन के बारे में। अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो नीति के तहत हिंदुओं और मुस्लिम के बीच धार्मिक तनाव की वजह से आपसी मतभेद बढ़ गया, जिसके चलते वाइसराय लॉर्ड वेवल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया। लेकिन अंत में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त 1947 में हमारे देश के महान क्रांतिकारियों के कठोर संघर्षों के बाद हमारे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद का भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ समय बाद भारत एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष वाला लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया और अब एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति वाला देश बन चुका था। आजादी के बाद भारत में न सिर्फ शिक्षा का जमकर प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि भारत देश के तकनीकी विज्ञान, कृषि, व्यवसाय, प्रौद्योगिक विज्ञान आदि में भी काफी तरक्की हुई। वही भारत के इतिहास के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस देश पर कई अलग अलग साम्राज्य और विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किए, लेकिन भारत इन सब संघर्षों को झेलते हुए भी आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देश के रूप में उभरा है। इसके साथ ही भारत की अनूठी संस्कृति, सभ्यता और एकता की मिसाल आज पूरी दुनिया में दी जाती है। दोस्तों, भारत का इतिहास इतना छोटा नहीं है कि इसे 2-3 पेज में बताया जा सके। यहाँ पर हमने इसे कम शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो या फिर कुछ लिखने का छूट गया हो। अगर आपके पास कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस लेख में होनी चाहिए, तो उसे जरूर हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान की यह धारा इसी तरह बहती रही।